गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑर्गेनिक कैंप पर। जैसा कि हमने पहले स्टार्ट करा था हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव फैक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड कल हमने हाइपर कॉन्जुगेशन कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम रेजोनेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके बोर्ड्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं और नॉर्मल जो एग्ज़ाम होते हैं स्कूल में उस पर भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ दो तीन पॉइंट्स पर बेस्ड है। बहुत इजी टॉपिक है, आप इसे बहुत जल्दी समझ जाएंगे। चलो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। हम रेजोनेंस की शुरुआत करते हैं कॉन्जुगेशन टर्म से। कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड, लोन डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल में हो सकता है, डबल बॉन्ड में हो सकता है, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज में हो सकता है, डबल बॉन्ड लोन पेयर में हो सकता है, एंड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में भी हो सकता है, एंड डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज में भी हो सकता है। यह नेगेटिव चार्ज शो करने का तरीका है। ठीक है, अब हम एक बेसिक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। ये एक स्पीशीज़ है BH2। BH2 BH3 से बनती है और इसमें एक ये लुईस एसिड की तरह वर्क करता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने होते हैं, जबकि इसके ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके पास कैपेसिटी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन और ले सके। इसलिए ये रेजोनेंस शो करता है और ये अपना बॉन्ड तोड़कर यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और फाइनल ये इसकी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेसिकली इसलिए बनाई जाती हैं जब आप किसी स्ट्रक्चर को किसी एक फॉर्म से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तब आप उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। दोस्तों फ्रेंड्स, अब लिसन दिस। यहाँ पर हर किसी में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर मीन्स यहाँ भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में डबल बॉन्ड था एंड यहाँ भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड था, इसलिए यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है। यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब हम इसके रूल के बारे में पढ़ लेते हैं। ये कुछ रूल्स हैं जो आपको 2-3 वर्ड से याद करने हैं और आपको ये बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रही हूँ, ANIPOESI। आप इस टर्म को याद कर लें, इससे आपका पूरे रेजोनेंस के क्वेश्चंस हो जाएंगे। जितने भी रेजोनेंस के क्वेश्चन हैं और आपको वो टफ लगते हैं, वो इस टर्म से हो जाएंगे। बस ये आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, ANIPOESI स्पेलिंग के साथ, इसमें कोई मिस्टेक ना हो। आप इसके सारे क्वेश्चन कर लेंगे रेजोनेंस के आसानी से। चलिए हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं। रेजोनेंस स्टार्ट होती है A से। A मतलब एरोमेटिक करेक्टर। हम कहना चाहते हैं कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एरोमेटिक करेक्टर्स से होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट है, तो आप सबसे पहले इस पॉइंट पर जाएंगे। अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि उसमें एरोमेटिक करेक्टर है कि नहीं है। देन नेक्स्ट प्रायोरिटी मिलती है N को। N डिनोट करता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, मतलब जिसके पास जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड होंगे, जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ज़्यादा पाई बॉन्ड होंगे, वो ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएगी। नेक्स्ट आता है I। तो I डिनोट करता है जो पोलर स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी जो वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, वो लेस स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर स्ट्रक्चर। बेसिकली हम ये शो करना चाहते हैं कि जिनके पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है वो स्ट्रक्चर्स कम स्टेबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू दोज स्ट्रक्चर्स विच हैविंग हायर पॉजिटिव, विच हैविंग नो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट है P फॉर पोलैरिटी। रेजोनेट जो हमने यहाँ पर दिखा दिया, ये थोड़े पॉइंट्स ऊपर नीचे हो गए हैं, तो आई एम सॉरी इस बात के लिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विद कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ एटम विल बी मोर स्टेबल। ये है ऑक्टेट,
ये कहना चाहते हैं कि जिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कंप्लीट ऑक्टेट फुल हो वो मोर ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। इस पॉइंट को चेक करने के लिए आप हर एक स्ट्रक्चर्स के हर एक कार्बन हर एक हाइड्रोजन को देखेंगे और उसमें आप डिसाइड करेंगे कि जिसमें सबकी ऑक्टेट फुल है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू वो जिसमें ऑक्टेट नहीं है। अगर एक की भी फुल नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो आप इसे अनस्टेबल कंपेयर करेंगे एज़ कम्पेयर टू दोज दैट हैव फुल ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स in the group. Electronegative charge is more stable at more electronegative element than those on electropositive element. इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ये रूल ई से डिनोट करा जाता है और इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल कहते हैं। ये रूल हमें समझाता है कि जो नेगेटिव चार्ज है जो हमारे पास वैसे जैसे कि क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इन एलिमेंट्स की प्रायोरिटी बेसिस पे सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है इसमें नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को रख सकते हैं, उन्हें डोनेट करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, वो स्टेबल है नेगेटिव चार्ज के पास, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसे कि सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं रख सकते। अगर इनके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो ये एक अच्छे बेस की तरह काम करते हैं और जल्दी से अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इन पर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आने का कोई चांसेस ही नहीं होते, क्योंकि ये उसे अपने पास रख ही नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव चार्जेस आर मोर स्टेबल एट लेस डिस्टेंस वाइल opposite charges are more stable at less distance while similar charges are more stable at more distance. इसे सेपरेशन रूल कहते हैं। इसका मतलब है जैसे कि हम कहते हैं नेगेटिव अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर रिपेल ईच अदर, सेम केस यहाँ भी आता है। अगर तुम्हारे पास दो चार्ज हैं पॉजिटिव तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए वो एक दूसरे से ज़्यादा दूर स्टेबल होंगे एज़ कम्पेयर टू दोज चार्जेस विच हैविंग अपोजिट चार्जेस मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव, वो एक दूसरे के पास ज़्यादा स्टेबल होंगी। नेक्स्ट पॉइंट आर नेगेटिव चार्जेस आर मोर स्टेबल नियर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इट वॉज माई मिस्टेक, आप इसे सही कर लीजिए। यहाँ आई नहीं आएगा, एन पो ESI आएगा, एन पॉसी। नेगेटिव चार्ज आर मोर स्टेबल नियर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैविंग लोन पेयर रिप्रेजेंट आर लेस स्टेबल। ये पॉइंट ये शो करता है कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है अपने नियर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मतलब अगर तुम्हारे पास ये कार्बन है और इसके ऊपर तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज है तो ये इस एलिमेंट के पास ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा और विड्रॉ कर लेगा, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और इस वजह से पोलैरिटी बढ़ेगी और इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। जबकि हम एक स्ट्रक्चर्स, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, दिस वाज द स्ट्रक्चर, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड है। ओके, आई थिंक यू हैव सीन दिस। और जो स्ट्रक्चर जिसमें लोन पेयर रिपल्शन होता है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। आई हैव decided you to give in some examples. Example first, ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, आप इन्हें आसानी से आंसर दे पाएंगे अगर आपने ये प्रीवियसली बताए हुए टॉपिक्स आसानी से सुने हैं तो। इन पॉइंट्स के बेसिस पे आप आसानी से डिसाइड कर सकते हैं।
अब आपको बताना है कि इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है। टेक योर टाइम नाउ। लिसन, मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रक्चर्स नॉन पोलर होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू पोलर स्ट्रक्चर्स। लेकिन हम शुरुआत सबसे पहले स्टार्टिंग से करते हैं, एरोमेटिसिटी लगाते हैं। तो हम दिख रहा है कि इन दोनों में किसी भी स्ट्रक्चर्स में एरोमेटिसिटी नहीं है, इसलिए फर्स्ट रूल फॉलो नहीं किया जाएगा। देन नेक्स्ट, नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड, तो दोनों में इक्वल नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड हैं, तो ये रूल भी नहीं लगेगा। तो थर्ड रूल, हम पोलैरिटी रूल लगाएंगे। पोलैरिटी मतलब जिसके पास, पोलैरिटी रूल हमें ये कहता है कि पोलर स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर स्ट्रक्चर। सिंपली फर्स्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल नॉन पोलर है और सेकेंड स्ट्रक्चर पोलर है, इसलिए हम फर्स्ट स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देंगे एज़ कम्पेयर टू सेकेंड स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी रूल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, you have to do this simple। आप बताइए इसमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है। इसे वैसे विनाइल क्लोराइड का, ये विनाइल क्लोराइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसे विनाइल क्लोराइड कहते हैं। ओके, तो टाइम अप। अब इसमें आप लोन पेयर देख के कंफ्यूज ना हो। जिसमें लोन पेयर होते हैं हम उसे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज में काउंट नहीं करते, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा नहीं है, ये उसके खुद के हैं जो उसके ऑक्टेट में फिट हैं। बस ये उन्हें रेजोनेंस में यूज़ नहीं कर रहा, करना चाहे तो कर सकता है, पर इस समय उसने इसे रेजोनेंस में यूज़ नहीं करा है। तो फर्स्ट एरोमेटिसिटी रूल यहाँ नहीं लगेगा, नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड यहाँ नहीं लगेंगे क्योंकि दोनों में इक्वल हैं। तो ये नॉन पोलर है और ये पोलर है, इसलिए ये फर्स्ट स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड स्ट्रक्चर्स। अब हम फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिससे आपको और आसानी से समझ में आएगा। तो हमने इस ऑक्सीजन से इसके लोन पेयर यहाँ डोनेट करे हैं और इसका बॉन्ड यहाँ ब्रेक करा है, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनती है, O पॉजिटिव H, और यहाँ लोन पेयर आ जाते हैं। फिर हम इस लोन पेयर को यहाँ भेजेंगे और इस बॉन्ड को यहाँ तोड़ेंगे, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी। यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ बॉन्ड, एंड ये बॉन्ड ऐसे ही रहेगा। अब हम इस लोन पेयर को दोबारा यहाँ पे डालेंगे और ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगा और नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन के आएगी। देन हम इसको यहाँ भेजेंगे नेगेटिव चार्ज को और इस बॉन्ड को यहाँ ब्रेक करेंगे और रीगेन द फिनॉल स्ट्रक्चर्स। बट आप इसमें एक बात ध्यान से देखिए कि इसमें बॉन्ड का जो बॉन्ड की पोजीशन है वो चेंज हो गई है फाइनली, एंड इसमें बॉन्ड यहाँ इस पोजीशंस पे थे और डबल बॉन्ड और इसमें इस पोजीशन पे। बट आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर में बता दूं कि A, B, C, D एंड E, A एंड E की स्टेबिलिटी सेम है, इक्वल है। द रीज़न वॉज ओनली दैट
कि ये नॉन पोलर है, बोथ आर नॉन पोलर, इसलिए ए एंड ई की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है और ए एंड ई की स्टेबिलिटी इक्वल है। देन अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो इन सब में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बराबर है 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। तो हम इसमें सेपरेशन रूल अप्लाई करेंगे। जैसे कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास में है और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दूर है, क्योंकि पोलैरिटी दोनों में सब में है, कोई नॉन पोलर नहीं है। ऑक्टेट रूल यहाँ लगेगा नहीं क्योंकि सबके ऑक्टेट कंप्लीट हैं, तो यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन सेपरेशन रूल लगेगा, इसलिए हम सेपरेशन रूल डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं। आप हर रूल को अप्लाई करें और उसके बाद डिसाइड करें कि कौन सा रूल किस सिचुएशन के लिए फिट बैठता है, तो अब आप ये क्वेश्चन आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। स्टार्टिंग में कुछ मिस्टेक्स होंगी लेकिन बाद में आप समझ जाएंगे। तो हम बी और डी को इक्वल रखते हुए इसे सी से आगे कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन रूल। आपको फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आ गया होगा। ये सिंपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसका जो फाइनली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनता है वो कुछ ऐसा बनता है कि यहाँ पर पार्शियल बॉन्ड करेक्टर आता है और हम इनका सारे बॉन्ड्स को एक साथ दिखाने के लिए कुछ इस तरह का गोला बना देते हैं, डॉट से गोला, जिससे कि आपको पार्शियल डबल बॉन्ड हर एक कार्बन पर दिख जाए। यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। अब आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखें कि हमने यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं बनाया, क्योंकि किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में इन पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज नहीं आया है, इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं बनाते। ओके, देन आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस, एक्सप्लेन मी दिस। अब आपको ये बताना है कि ये रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव है। ओके, टेक योर टाइम एंड नाउ लिसन। ये इसके पास, क्लोरीन के पास लोन पेयर होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये क्लोरीन के खुद के लोन पेयर हैं। जब कोई खुद के लोन पेयर डोनेट करता है अपने, तो उसे प्लस एम इफेक्ट कहते हैं। तो क्लोरीन यहाँ प्लस एम इफेक्ट दिखाते हुए खुद के इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि एक कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता एक ही टाइम पे। नाउ अब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो वो कुछ ऐसे बनेंगे। CH3 पॉजिटिव, CH, C डबल बॉन्ड Cl। यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया है, इस वजह से क्लोरीन यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्लोरीन यहाँ से आसानी से नहीं जा पाएगा, इसलिए ये लेस स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू द, ये एक अलाइलिक विनाइलिक ग्रुप है। विनाइलिक ग्रुप में पार्शियल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कारण या पार्शियल डबल बॉन्ड आने के कारण हम ये कहते हैं कि ये इतने स्टेबल नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू अलाइलिक स्ट्रक्चर्स। अलाइलिक स्ट्रक्चर्स में रेजोनेंस तब आती है जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। जब क्लोरीन यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसके कारण यहाँ रेजोनेंस आती है, क्योंकि कॉन्जुगेशन, ये इसके कॉन्जुगेशन में नहीं है, यहाँ पर ना डबल बॉन्ड, ये इसको यहाँ देगा, तो यहाँ बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। आपको कुछ इस तरह से ही सोचना होता है किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कि हम कौन सा बॉन्ड कहाँ तोड़ेंगे, जिससे कि यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे।
आई होप आपको सब समझ में आ गया हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट सॉल्व करूँगी। थैंक यू।